देवा रे देवा, वो देखो, साधना की बहू तानी वहां फूड काउंटर में बैठकर सारा खाना ठूसे जा रही है। और नहीं तो क्या, आधा फूड काउंटर तो उसने ऐसे ही खाली कर दिया। साधना उन औरतों की बातें सुन लेती है। क्यों रे निकम्मियों, मेरी बहू चाहे आधा फूड काउंटर खाली करे या पूरा खाली करे, तुम्हें उससे क्या मतलब? और मेरी बहू का मजाक उड़ाने की तुम लोगों ने हिम्मत भी कैसे की? अरे इतना भड़कने की जरूरत नहीं है साधना। हमने जो भी कहा है सही कहा है। अरे तानी तेरी बहू है या भैंस है? जब नई नवेली आई थी तब तो कितनी सुंदर थी, लेकिन अब एकदम गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है वो। वही तो, अब जो मोटा है उसे मोटा ही कहेंगे ना, और नहीं तो क्या। अरे बच्चा हुए तो तेरी बहू को कितने साल बीत गए हैं। गर्भवती होने के कारण वो मोटी नहीं हो रही है, बल्कि ज्यादा ठूसने के कारण हो रही है। और इसलिए हम औरतें उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे सब समझ आता है कि बातचीत किसे कहते हैं और मजाक उड़ाना किसे कहते हैं। अरे मेरी बहू चाहे कैसी भी हो, दूसरों का तिरस्कार करने से पहले खुद के गिरेबान में झांको। बड़ी आई मेरी बहू को बुरा भला बोलने वाली, तो एकदम सांड जैसे फैलती जा रही है। वो देखो पहले। अब साधना गुस्सा होकर तानी को वहां से लेकर जाती है। फिर घर जाकर, क्या माँ जी आप भी, आपने मुझे बीच पार्टी में से क्यों लाया? शोभा काकी का जन्मदिन था ना, वो बुरा मान जाएगी। अरे बुरा मानती है तो मानने दे, लेकिन वहां पर कुछ औरतें तेरा मजाक उड़ा रही थी। क्या? और नहीं तो क्या। अरे तू वहां जाकर कितना सारा खाना खा रही थी, और तुझे उस तरह से देखकर वो तुझे भैंस बोल रही थी। इसीलिए मुझे गुस्सा आया, और इसीलिए मैं उन्हें सुनाकर चली आई यहाँ पर। पर माँ जी, मैंने तो इतना खाना खाया भी नहीं। झूठ मत बोलता नहीं, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। तूने वाकई में फूड काउंटर पर रखा आधा खाना खत्म कर दिया था। देख बहू, तू मोटी हो या पतली हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही मुझे दुनिया वाले क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है। पर इतना ज्यादा खाते रहना, ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ माँ जी, मैं भी जानती हूँ ये बात। अरे अगर तू जानती है तो क्यों खाती है इतना सारा खाना? तू घर पर भी हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ तो खाती ही रहती है। लोगों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए तो पतली हो जा। ये मोटापा सच में बहुत खराब होता है बहू। हाँ माँ जी, मुझे भी अपने आप को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी क्या करूं? मैं रोज सोचती हूँ कि कम खाऊं, लेकिन होता ही नहीं। अब आप ही बताइए मुझे। देख बहू, ये सब इतना आसान नहीं है, और ये बात मुझे भी पता है, लेकिन तुझे करना ही होगा। इसीलिए कल से तू रोज के हिसाब से कम खाया करेगी, और मैं तुझ पर हर वक्त ध्यान दिया करूंगी। फिर देखना, तू धीरे धीरे करके फिर से पतली हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। फिर अगले दिन से साधना तानी के खाने पीने पर बहुत बारीकी से ध्यान देती है। अरे माँ जी, वो रात का हलवा बचा हुआ था ना, चलो खा लेते हैं उसे। नहीं बहू, अभी 1 घंटे पहले ही तो तूने चाय और पराठे खाए हैं, इसलिए तू इतनी जल्दी मत खा। और ये हलवा तो मीठा होता है, इसीलिए तू तो इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकती। ठीक है माँ जी। उदास मत हो बहू, अभी शुरुआत के दिनों में तुझे थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन देखना, इन सब के कारण एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ेगा, और तू भी एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। नहीं खाऊंगी ये हलवा। फिर तानी उस हलवे को वापस रख देती है। फिर रात में जब सभी लोग खाने के लिए एक साथ बैठते हैं, तभी उसे कम खाना खाते हुए देखकर तानी का पति ओम और उसका बेटा नमन चौंक जाते हैं। अरे ये क्या तानी, तुम इतना परहेज कब से करने लगी? हाँ मम्मा, अरे आप तो पहले कितना सारा खाना खाती थी, तो आज आपने इतना कम क्यों लिया है? क्योंकि अब मैं पतली होना चाहती हूँ ना, इसीलिए मैंने कम खाना शुरू किया है। क्यों? हाँ बेटा, और ये सुझाव मैंने ही इसे दिया है, वरना ये बेहिसाब खा खा कर और भी ज्यादा मोटी हो जाएगी।
इसीलिए इसे नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है। क्या बात है माँ। और तुम फिक्र मत करो तानी, बस मानसिक रूप से खुद पर काबू रखो। देखना तुम, आज तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन कल रिजल्ट देखकर तुम जरूर मुस्कुराओगी। हाँ ओम, कोशिश तो यही जारी है। और अगर मैं ये सब अकेली करती ना, तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। लेकिन माँ जी के साथ के कारण ही मैंने इन सब बातों को सीरियसली लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है तानी। वैसे तुम सिर्फ खाना पीना कम मत करो, साथ में वर्कआउट पे भी ध्यान दो। और अगर तुम कुछ भी ना कर सको, तो कम से कम मेरे साथ वॉक पर ही चल लिया करो। उससे तुम्हें पसीना आएगा और तुम्हारी चर्बी भी कम होगी। मैं रोज सुबह वॉक पर जाता हूँ, तो कल से तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है ओम, कल से मैं रोजाना तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर अगली सुबह ओम और तानी दोनों साथ में वॉक करने जाते हैं। और अब धीरे धीरे तानी अपने आप पर हर प्रकार से काबू पाना सीख ही लेती है। ऐसे ही एक रोज जब घर में तानी की मौसी सास मृदुला आती है, तभी अरे साधना, तूने बताया नहीं मुझे कि तेरे घर पर तूने एक भैंस भी पाल रखी है। क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? मेरे घर में भैंस कहाँ पर है? अरे क्या साधना, तू भी अंधी हो गई है क्या? वो तो रही तेरे सामने, वो तेरी मुटकी बहू। क्या? इतना कहकर मृदुला हंसने लगती है। वही साधना को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। हंसना बंद कीजिए दीदी, आप मेरी बहू के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। अरे आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं है। भूल मत, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अरे बड़ी बहन हो तो क्या हुआ? कुछ भी कहने का लाइसेंस है क्या आपके पास? अगर मैं आपकी बहू को ऐसे कुछ भी बोलती रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो तेरी बहू एकदम गोलगप्पे की तरह फूल चुकी है, तो उसे भैंस ही कहूंगी ना, थोड़ी ना कोई हिरनी कहूंगी। क्या तू भी साधना, लगता है कोई सस्ते नशे करने लगी है तू। बकवास बंद कीजिए दीदी, बस बहुत हुआ। आप मेरे घर में रुको ही मत, निकल जाइए यहाँ से। ये तू क्या बोल रही है साधना? अरे रहने दीजिए ना माँ जी। नहीं बहू, तू तो चुप ही रहे। जो भी तेरा अपमान करेगा उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, फिर वो चाहे मेरी कोई बहन ही क्यों ना हो। फिर साधना मृदुला को घर से बाहर निकाल कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अरे क्या माँ जी, आप भी हर कोई मेरे मोटे होने को लेकर मजाक उड़ाता है। आप किस किस का मुंह बंद करोगी? और आपको मौसी जी को इस तरह से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरे लेकिन तुझे बुरा लगा उसका क्या? देख तानी, इतनी भी मन की अच्छी मत बन कि लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाएं। जो गलत है वहां पर मैं जरूर बोलूंगी। और दीदी तो मुझसे बड़ी है, तो उनमें थोड़ी तो अक्ल होनी चाहिए थी ना, कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। और अगर इन सब के बाद दीदी अगर मुझसे बातचीत करना बंद कर भी दे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रिया माँ जी, आप मेरे लिए कितना अच्छा सोचती हो। दूसरे लोग मेरे मोटापे का कितना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप और ओम, आप दोनों ने मुझे कभी महसूस नहीं कराया कि मैं कितनी बदसूरत दिखती हूँ, बल्कि हमेशा मुझे खुश रखा है। मेरे लिए कोई कुछ बुरा कहता है तो आप हमेशा मेरे लिए लड़ती हो। और आज के जमाने में कोई भी इतना नहीं करता माँ जी। अरे क्या तू भी बहू, और उसमें शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? तू मेरी कहने के लिए बहू है, लेकिन मैं तो तुझे अपनी बेटी ही मानती हूँ। और हमेशा याद रख कि एक व्यक्ति अपनी सूरत से नहीं, बल्कि अपनी सीरत से, यानी अपने स्वभाव, कर्म और मन से सुंदर होता है। तुझे पतली होना है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, आज मैं एकदम अच्छे से समझ गई। अब शाम होने पर तानी साधना के साथ भी बाजार जाया करती है, और उतना ही उसका एक प्रकार से वॉक भी हो जाता है। वह खास तौर पर उन सारे आइटम को खाना छोड़ देती है जिनसे उसका मोटापा बढ़ता है। और ऐसे ही एक महीना बीत जाता है, लेकिन उसके मोटापे में कोई बदलाव नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने पूरे महीने में एकदम शिद्दत से अपने ऊपर काम किया है, कितना कम खाया है, टाइम टू टाइम वॉक भी किया है,
और इतना सब करने के बाद भी मेरा वजन कम कैसे नहीं हुआ? हाँ तानी, और ये वेइंग मशीन भी एकदम बराबर है। फिर तुम्हारा वजन कम कैसे नहीं हुआ? क्या हो सकता है माँ? अब ये बातें तो मुझे भी नहीं पता बेटा। लेकिन तानी, तू अब इस सोच को लेकर मत बैठ। अभी फर्क नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? जैसे जैसे समय बीतेगा तू अपने आप पर काम करना जारी रख। उसे छोड़ मत दे। आज नहीं तो कल फर्क जरूर दिखेगा। लेकिन तू इस तरह से हिम्मत मत हार बेटा। ठीक है माँ जी, आप कह रही हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। लेकिन आज अगर कुछ फर्क दिख जाता तो मुझे पतला होने में और भी ज्यादा जोश आ जाता और आगे मैं और भी अच्छा कर पाती। फिर एक दिन, अरे तानी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? हमें मेरे बॉस के बेटे की शादी में जाना है। नहीं ओम, मैं नहीं आ रही। तुम माजी और नमन के साथ ही चले जाओ। लेकिन क्यों तानी? अगर तुम नहीं आओगी तो बॉस की वाइफ को बुरा लगेगा। पहले ही वो तुम्हारे बारे में मुझसे कितना कुछ पूछ चुकी है। अरे बाबा, मुझे वहां पर आने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अगर वहां पर आ गई तो शादी में मौजूद सभी लोग मेरे मोटे शरीर को देखेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। इसीलिए मैं नहीं आना चाहती। देखो तानी, जीवन में चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अरे उनका तो वही काम होता है। लेकिन हमें दूसरों के कहने से दुखी नहीं होना चाहिए। उनकी बातों को दिल पे ना लेकर तुम्हें उल्टा खुश रहना चाहिए। अपने आप से प्यार करो तानी। ठीक है ओम, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चलूंगी मैं तुम्हारे साथ शादी में। एंड थैंक यू सो मच। तुम मुझे कितना समझ कर लेते हो, हमेशा मेरा साथ देते हो। ऐसे ही एक रोज, पापा पापा, कल मेरे स्कूल में आओगे ना आप? कल मेरा एनुअल डे फंक्शन है और उसमें मैंने भी पार्ट लिया है। अरे वाह नमन, वेरी गुड बेटा। लेकिन कल शायद मैं तुम्हारे एनुअल डे के फंक्शन में ना आ पाऊँ। लेकिन क्यों पापा? अरे बेटा, कल ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे कल छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं ना चांद, पापा नहीं आए तो क्या हुआ? आपकी मम्मा जरूर आ जाएगी। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता कि मम्मी मेरे स्कूल में आए। आप ही आओ ना। लेकिन क्यों बेटा? आप क्यों नहीं चाहती कि मम्मी आपके स्कूल में आए? क्योंकि उन्हें देखकर सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मोटी है ना, इसीलिए। और वो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप ही आओ पापा। ये तुम क्या कह रहे हो नमन? ये बहुत गलत बात है। वो तुम्हारी मम्मी है, फिर चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। और एक बात हमेशा याद रखो बेटा, कि किसी के मोटे पतले गोरे या काले होने से वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता। एक व्यक्ति की असली सुंदरता उसके मन में बसी हुई होती है। फिर भी पापा, जाने दो। आप भी मत आओ और मम्मी को भी मत भेजना। कोई भी मत आओ मेरी एनुअल डे के फंक्शन में। आपको तो बस अपने काम की ही पड़ी है। अरे लेकिन नमन, मेरी बात तो सुनो बच्चे। ये लड़का भी ना। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन तानी के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो घबरा कर डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर कुछ टेस्ट करने के बाद, क्या क्या ये सच है डॉक्टर? हाँ तानी, आपको थायराइड है और थायराइड में व्यक्ति का वजन या तो बढ़ता ही जाता है या फिर वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए आपके इतना वॉक करने पर या फिर कम खाना खाने के बाद भी आप पतली नहीं हो पा रही। ओ गॉड डॉक्टर, तो अब क्या करें? हाँ डॉक्टर, मेरी बहू अब कैसे ठीक होगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं एक प्रॉपर डाइट प्लान बना कर दूंगा और साथ ही आपको योगा और वर्कआउट भी करना होगा और इन सब से आपका थायराइड भी जरूर कम होगा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे दे दीजिए वो डाइट प्लान। मैं अब समझ चुकी हूँ कि जीवन में चाहे कुछ कमाओ या फिर ना कमाओ, लेकिन सबसे बड़ी कमाई तो हमारी सेहत ही होती है। और अगर वो सही रहेगी तभी जाकर हम दूसरे काम कर पाएंगे। इसीलिए अब से मैं कोई भी चीज करने से पहले अपनी सेहत को महत्व दूंगी और इस थायराइड की बीमारी को भी एक ना एक दिन जरूर मात दे दूंगी। शाबाश तानी, ये हुई ना बात। बस ऐसे ही मानसिक रूप से मजबूत रहिए, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और इस तरह से तानी
डॉक्टर की कही हर बात ठीक से मानती है और अपनी सेहत पर ध्यान देकर वो थायराइड से मुक्त हो जाती है और खुशहाल अपना जीवन जीती है। हे भगवान! अरे ओ तानिया, कैसी ननंद है तू? उधर अंदर रसोई में तेरी भाभी कितना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे। पर मम्मी। चुप बैठ तू। मायके आई है, छुट्टियां मनाने नहीं। अरे कब से टीवी देख रही है? कोई कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए ज्यादा सर पे मत चढ़। तभी वहां पे उसकी भाभी सोनल आती है। ओफो मम्मी जी, आप भी ना बिना कुछ जाने समझे बस शुरू हो जाती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप तानिया दीदी को खामखा डांट रही हो। अरे इन्होंने तो पिछले 2 घंटों से मेरे किचन में बहुत मदद की है और उसके बाद ही ये यहाँ पर टीवी देखने आई है। क्या? हाँ मम्मी जी। और वैसे भी लड़कियां अपने मायके में जाकर ये सब नहीं करेगी तो कब करेगी? ससुराल के कामों में व्यस्त रहने के कारण लड़कियों को कहाँ समय मिलता है टीवी देखने का? क्यों दी? सही कहा ना मैंने? हाँ सोनल, तुम सही कह रही हो। और मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा शांति से रहो ना। फालतू में अपना बीपी हाई कर लेती हो आप। अरे चल चल, ठीक है, अब ज्यादा मुंह मत चला और देख अपना कार्यक्रम। मुझे नहीं पता था कि तूने सोनल बहू की मदद भी की है। तानिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई होती है। उसके छोटे भाई संजू और भाभी सोनल की हाल ही में शादी हुई होती है और अब की बार तानिया देखती है कि उसकी माँ उमा का स्वभाव काफी गुस्सैल हो गया है। एक रोज, अरे ओ महारानी साहिबा, ये जींस टॉप पहनकर कहाँ चली तू? तुझे पता है या यहाँ पर आकर भूल गई तू कि अब तेरी शादी हो चुकी है और अब तू ये जीन्स और टॉप नहीं पहन सकती। क्या? अरे लेकिन ऐसा किस किताब में लिखा है मम्मी? मैं ससुराल में तो दिन रात बस साड़ी में ही रहती हूँ और मुझे यहीं पर आकर ये मॉडर्न कपड़े पहनने का मौका मिलता है। अब आप भी यहाँ पर टोकम टाकी मत कीजिए। नहीं नहीं, जितना कहा है उतना कर। जा, जाकर साड़ी पहन कर आ या कोई सूट पहन ले, लेकिन ये बेशर्मो जैसा जीन्स टॉप बदल दे। नहीं मम्मी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तो बाहर ये जीन्स टॉप ही पहन कर जाऊंगी। इतना कहकर तानिया वहां से चली जाती है। देखा ना सोनल बहू, ऐसे उल्टा बोलकर चली गई मुझे। इतनी ढीठ हो गई है ये। अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लेकिन मम्मी जी, उसमें क्या होता है? अब दी ने थोड़ी ना कोई छोटे कपड़े पहने हैं। उन्होंने तो केवल जीन्स और टॉप ही तो पहना है। अरे नहीं नहीं, वो जीन्स टॉप भी एकदम घटिया कपड़े हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी। जमाने के साथ आपको अपनी सोच बदलनी होगी। औरत जिन कपड़ों में सुरक्षित महसूस करती है, उसे उन कपड़ों को पहनने का पूरा हक है। कल को अगर मैं भी जीन्स टॉप पहनूंगी तो आप भी मुझे कुछ बोल नहीं सकती। इतना बोलकर सोनल भी वहां से चली जाती है और अब उमा की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन, आज तो बड़ा मजा आएगा। हम तीनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। हाँ सोनल, मुझे बहुत डर लगता है भूतिया फिल्मों से। बस मुझे संभाल लेना बाबा। डरपोक कहीं के। लेकिन तानिया बेटी, इन मियाँ बीवी के साथ में तू क्यों जा रही है? कबाब में हड्डी मत बन और चुपचाप घर पे बैठ। अरे मम्मी, आने दो ना दी को भी हमारे साथ। नहीं संजू बेटा, अरे पगला वगला गया है क्या? अब तू शादीशुदा है और ऐसे में तुम दोनों के साथ ये नहीं जा सकती। तो क्या हुआ मम्मी जी? उल्टा तानिया दी के आने के बाद हम सभी लोग और भी ज्यादा मजे कर पाएंगे। हाँ मम्मी, आप ना ज्यादा हिटलर मत बनो। मैं अपने भाई भाभी के साथ जा रही हूँ, वो भी उनकी मर्जी से। और जब इन दोनों को मुझे साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ मम्मी, और दी बार बार थोड़ी ना आने वाली है मायके, इसीलिए हमें जितना जी करता है उतने मजे करने दीजिए।
वो लोग उमा की कोई बात नहीं सुनते और मूवी देखने चले जाते हैं। ये लड़की कुछ ज्यादा ही नाटक करे जा रही है, इसमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। हाँ, फिर अगली सुबह, बस सुबह हुई नहीं कि मैडम तैयार होकर निकल पड़ी अपनी सहेलियों से मिलने। अरे तू मायके रहने आई है या फिर सहेलियों के साथ मेल मिलाप करने? हाँ? अरे क्या अब भी मम्मी, मैं बस साल में यहाँ पर 2 से 3 बार ही आती हूँ और कभी कभार तो बस 1-2 दिन रहकर ही चली जाती हूँ। पर ऐसे में मैं अपनी सहेलियों से मिलने चली भी गई तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तनिक अपनी माँ का हाल चाल तो पूछ ले। और अपने ससुराल में फोन मिलाया? नहीं ना? कैसे मिलाएगी तू? तू तो यहाँ मायके आकर अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में ही व्यस्त हो गई है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब सुबह मंदिर में जाती हो तभी नाश्ता होने के बाद में दी सबसे पहले अपने ससुराल वालों को ही कॉल करती है और अपनी सास से तो वो आधे घंटे तक बात करती है और इनकी सास तो इनकी खूब तारीफ करती है। क्या? खैर जाने दो सोनल, ये जो सामने मेरे खड़ी है ना, ये मेरी मम्मी है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इतनी खड़ूस और इतनी बुज़दिल। अब बहुत बदल गई हो मम्मी। हाँ हाँ, बोल दे जो भी बोलना है। तू भी बदल चुकी है। मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तुझे बार बार टोकने का, लेकिन तू काम ही ऐसे करती है तो मैं भी क्या करूं? अब तानिया को अपनी माँ की हरकतों से काफी बुरा लगने लगता है। तभी सोनल उसे सांत्वना देती है। कोई बात नहीं दी, मम्मी जी पहले इतनी खड़ूस इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इतनी बूढ़ी नहीं थी तभी, लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र होते जा रही है वो ऐसे ही दिन रात कुछ भी बोलती रहती है और बेवजह की बातों पर आप पर गुस्सा करती है। लेकिन ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया सोनल। इस बार पता नहीं कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से पेश आ रही है। अब आप अपना मन छोटा मत कीजिए दी, मैं और संजू है ना आपके लिए। फिर अगले दिन, सुन सोनल, आज रात का खाना तानिया बनाएगी। क्या? लेकिन मम्मी जी, दी तो शाम में अपनी सहेली से मिलने जा रही है ना, तो वो खाना कैसे बना पाएगी? तो कल मिल लेगी वो। वैसे भी अब वो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई है, जल्दी जाएगी नहीं और 1 महीना यहीं पर रहेगी। अरे मम्मी, आपको हो क्या गया है? अरे मेरी सास भी इतनी बुरी नहीं है जितनी आप बनती जा रही हो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मायके आई है इसका मतलब ये मत समझ कि तू यहाँ पर कोई काम नहीं करेगी। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन आप जो कुछ भी बोल रही हो वो साफ साफ गलत है। दी जब से यहाँ पर आई है वो हर काम में मेरी मदद करती है, इसीलिए आप इन्हें ऐसा मत बोलिए। आप क्यों खामोखा इन पर भड़ास निकाल रही है? सोनल बहू, अब तेरी जबान भी कैची की तरह चलने लगी है क्या? मैं जबान नहीं चला रही मम्मी जी, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। और दी, आप अपनी सहेली से मिलने चली जाना, मैं रात का खाना बना दूंगी। ऐसे ही एक रोज संजू तानिया के लिए ढेर सारी चीजें लाता है। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई, और ये कितना प्यारा फोन कवर है, और ये पर्स, ऐसी ही पर्स चाहिए थी मुझे। शुक्रिया मेरे भाई, तो सच में दुनिया का सबसे अच्छा भाई है संजू। कोई बात नहीं दी, आपके लिए कुछ भी। आपको ये सारा सामान पसंद आ गया और यही देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। संजू और मैं खास गए थे मार्केट, आधा दिन बीत गया ये सब लेते लेते। अच्छा, तो अब मैं समझी, तुम दोनों कल सुबह से कहाँ गए थे? मेरे लिए छुप छुप कर खरीदारी करने गए थे ना? वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम दोनों जैसे भाई और भाभी सबको दे। तभी वहां पर उमा आती है और वो सारा सामान देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, अरे बेवकूफ लड़के, तूने क्या अपनी अकल बेच दी है क्या? अब क्या हुआ मम्मी, आप मुझ पर इस तरह से क्यों बिगड़ रही हो? अरे नालायक लड़के,
इस तानिया के लिए इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अगर इन पैसों को तू बचा लेता तो तुझे आगे जाकर काम आते ये पैसे। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इतने से पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? और दी हमारे पास साल में बस 2 से 3 बार ही आती है, और ऐसे में उनकी पसंद का सामान देना मेरा फर्ज है। अरे इस बेशरम लड़की को तो कुछ लाज शर्म बिल्कुल नहीं है। तुझसे बड़ी होकर भी ये तुझसे ये सारे उपहार ले रही है। तुझे अब इसका लाड़ प्यार बंद करना होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं रहा। शादी हो चुकी है तेरी, और तुझ पर तेरी बीवी की भी जिम्मेदारी है। और भविष्य में तुम दोनों 2 से 3 होने के बाद में तुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां आएगी। अरे मम्मी, वो सब तो मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन इतने से खर्चे के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि मैंने कोई बेफिजूल खर्चा किया है। देखो तो, दी ये सब देखकर कितनी खुश हो गई है। रहने दो संजू, मुझे नहीं चाहिए ये सारा सामान। अगर इस सब से मम्मी को तकलीफ हो रही है तो मैं इस सामान को नहीं अपनाऊंगी। जहां से लाया है वही जाकर लौटा दे। पर दी, अरे दी सुनिए तो। तानिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा मम्मी, आपके कारण दी उदास हो गई। अरे आप इस तरह क्यों बर्ताव करने लगी हो? आखिर आपको हो क्या गया है? और नहीं तो क्या मम्मी जी, और हमने थोड़ी ना कोई 50-60 हजार का खर्चा किया है। इतनी सी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। ये आपने सही नहीं किया मम्मी जी। अब तुम दोनों मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर सोनल और संजू तानिया के पास चले जाते हैं और उससे खूब सारी बातें करके उसे अच्छा महसूस कराते हैं। फिर 2 दिन बाद अचानक से तानिया को तेज सर्दी बुखार हो जाता है। अरे बाप रे, आज तो तू जाने वाली है, और ऐसे में तुझे अभी सर्दी बुखार हो गया। एक काम करती हूँ, मैं दामाद जी को फोन मिलाकर यही बुला लेती हूँ, तो फिर वो तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। वाह मम्मी, अरे कैसी माँ हो आप। यहाँ आपकी बेटी इतनी बीमार है और इस समय में भी आपको मुझे घर से निकालने की पड़ी है। अरे गली में सबको पता है कि तू आज अपने घर जाने वाली है, और ऐसे में अगर तू यहाँ पर रुकेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे आपको तो बस अपनी इज्जत की ही पड़ी है। लेकिन अब बहुत हो गया मम्मी, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकती, और किसी को भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले जा सकती हूँ। और शुक्रिया मम्मी, इतनी अच्छी तरह से मेरी देखरेख करने के लिए। अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। भूल जाऊंगी कि मेरा एक मायका भी है। तभी वहां पर सोनल आती है। मैं भी ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे जहां पर एक बेटी की इज्जत ना हो, वहां पर आप मेरी इज्जत क्या करोगी मम्मी जी? मेरी शादी को तो बस 2 महीने ही हुए हैं। भगवान जाने आने वाले समय में आप मेरे साथ किस तरह से पेश आओगी। अरे नहीं नहीं, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? ऐसा मत करो बेटी। और मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तू बिगड़ ना सके। कल को तेरी भी ननंद अपने मायके रहने आएगी। इसीलिए मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और मैं तेरी भलाई के लिए ही तेरे साथ इस तरह से पेश आ रही थी। देखो मम्मी, मैं बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं हूँ। 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है मेरी शादी को, और आज तक मैं अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती आ रही हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भी मैंने सोनल का हाथ हर काम में बटाया है। और इस सब के बाद भी आप मुझसे किस तरह से बात करती हो? माफ कर दे बेटी, और बहू तू भी मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझसे गलती हो गई बेटी। मुझे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन तानिया बेटी, तू इस हालत में अपने ससुराल मत जा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे मेरी गलतियां समझ आ गई है बेटी। अरे नहीं मम्मी, आप मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। फिर अंत में तानिया और सोनल उमा को माफ कर देती है।
और उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है। छाया और कल्पेश अपने बेटा बहू आंचल और पुष्कर के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है। हे भगवान, छत पे पापड़ सुखाकर मैं तो थक गई। गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बस पूछो मत। लेकिन माँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं पापड़ सुखा दूंगी, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती हो। मुझे आपका यो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कुछ नहीं होता बहू, अगर मैंने ये छोटे मोटे काम कर भी दिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू मेरी फिक्र मत कर। तभी वहां पर पुष्कर आता है। माँ, आचल, अब आप दोनों की चिंता को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। क्या मतलब? हाँ बेटा, आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे माँ, मेरा एक दोस्त हमेशा हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए उसके घर पर जो नौकरानी रहती थी वो अब काम की तलाश कर रही है। अब वो तो विदेश नहीं जा सकती ना, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि उसे हमारे यहाँ पर ही काम पर रख लिया जाए। वो हमारे घर पर 24 घंटे काम करेगी और यहीं पर रहेगी। चलो बढ़िया है, इसी बहाने बहू और छाया को आराम भी मिल जाएगा। लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है पुष्कर। मैं तो माँ जी को भी मदद करने के लिए मना कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन बहू, कर करके तो कितना हैंडल करेगी? सारा दिन बस घर के काम काज में ही लगी रहती है। तुझे खुद के लिए भी समय मिलना चाहिए। अब जब पुष्कर घर पर नौकरानी ला रहा है तो उसे लाने देना। मना क्यों कर रही है तू? अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आप सभी लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, रख लेते हैं नौकरानी। फिर अगले दिन पुष्कर नौकरानी को लेकर आता है। वो नौकरानी दिखने में इतनी सुंदर होती है कि छाया उसे पहचान ही नहीं पाती। अरे पुष्कर बेटा, तूने मुझे बताया नहीं कि आज तेरी सहेली आने वाली है। ये तेरी कॉलेज की ही दोस्त है ना? नहीं माँ, वो सहेली दूसरी है और ये हमारी नई नौकरानी है। सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है करीना। ओ माय गॉड पुष्कर, इतनी सुंदर और मॉडर्न नौकरानी मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। ये कैसा कलयुग आ गया है। आजकल के नौकर चाकर भी किसी से पीछे नहीं रहे। चलो अच्छा ही है। अरे माँ, अब क्या बाहर ही बातें करते बैठोगे क्या? उसे अंदर तो बुलाओ। फिर करीना घर के अंदर आती है और वो सबसे अच्छे से बात करती है। लेकिन उसका इतना सुंदर रूप देखकर घर के सभी लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। करीना के इतने सुंदर होने के कारण उसके तेवर और नखरे भी एकदम अलग और अनोखे होते हैं। करीना, मैं टीवी देखते देखते सब्जी साफ कर देती हूँ, तब तक तुम आटा गूंदो। फिर सिलबट्टे पर मसाले कूटना और उन्हीं मसालों को सब्जी और दाल में इस्तेमाल करना। ठीक है ना? नहीं रे बाबा, मैं कोई आटा वाटा नहीं गूंदने वाली, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने नेल्स करवाए हैं और ये मसाले कूट कूट कर मैं अपने ये मुलायम और कोमल हाथ खराब नहीं कर सकती। मैं मसालों को मिक्सर में ही कूटूंगी और आटे को गूंदने के लिए आपको मेरे लिए आटा गूंदने वाली मशीन लानी होगी। क्या? अरे ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? अब नौकरानी हो तो तुम्हें ये सारे काम आने ही चाहिए। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरे को कोई काम नहीं आता? मेरे को सब आता है, पर मैं अपनी खूबसूरती को डैमेज नहीं कर सकती बाबा। मेरी सुंदरता मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। अच्छा, तो तुझे आटा गूंदने की मशीन चाहिए, यही चाहती है ना तू? हाँ, एकदम बराबर। और इतना ही नहीं, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, स्पेन मॉप और बाकी के 2-3 सामान, ये सभी चीजें मंगवा दो। और हाँ, अगर ज्यादा पैसे हो ना तो रसोई में एसी भी लगवा देना। वो क्या है ना, गर्मी ने हाहाकार मचाया हुआ है और ऐसे में मेरी नाजुक और मुलायम स्किन पसीने से खराब हो सकती है ना। दैट्स वाई। हे भगवान,
अरे तू नौकरानी है या कोई हीरोइन? अरे इतने नखरे तो कोई हीरोइन भी नहीं करती जितने तू करती है करीना। हाँ करीना, और हम ये सब नहीं ला पाएंगे। और हमें ये सब लाना ही होता ना, तो हम इसे पहले ही ला देते और खुद ही उसका इस्तेमाल करते, और हमें तेरी कोई जरूरत भी नहीं होती। ठीक है फिर, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं नहीं करीना, रुक जाओ। और आंचल, तुम भी ना, सच में कितना बोलती हो यार। और करीना, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सारा काम ठीक से करना होगा। कोई आनाकानी नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, देख लेना आप। लेकिन पुष्कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, अरे इससे बेहतर तो हम कोई दूसरी नौकरानी देख लेते हैं। अरे नहीं माँ, करीना जैसी नौकरानी हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि इसके नखरे थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये काम भी उतना ही अच्छा करती है। इसीलिए हमें पैसों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप और आंचल दोनों आराम करें। अच्छा जी, बड़े पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास पुष्कर। जब मैं तुम्हें कूलर लेने के लिए कह रही थी, तब तुम्हारे जेब में कोई पैसे नहीं थे। हाँ चल, तब मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो है ना। अब तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। फिर पुष्कर करीना के अनुसार घर के लिए सारी चीजें मंगवाता है, और उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करके करीना अपने काम आसानी से करती है। और सारे काम निपटाने के बाद में वो आराम से सोफे पर टीवी देखती रहती है। करीना, रिमोट पकड़ाओ इधर, मुझे अभी मेरा सीरियल देखना है। अरे ये क्या बात हुई दीदी, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? मैं अभी तो आई हूँ ना, प्लीज मुझे देखने दो और डिस्टर्ब मत करो। अब आप जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो। क्या? करीना, तुम इस घर की नौकरानी हो, तमीज से बात करो। सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा टीवी देखने का बहुत मन कर रहा है, तो फिर आप टीवी और मेरे बीच क्यों आ रही हो? अरे आंचल, तुम बेडरूम के टीवी पर अपना सीरियल देख लो ना। करीना तो वैसे भी कितना कम टीवी देखती है, सारा दिन तो ये काम में ही लगी रहती है। पुष्कर की बातें सुनकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपना मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में वो पुष्कर से कहती है, क्या बात है पुष्कर, तुम तो उस हीरोइन की बड़ी तरफदारी करते हो। उसकी ज्यादा साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? अरे यार आंचल, मैंने कहा उसकी साइड ली। अब वो हमारे घर में रहती है, तो उसे भी थोड़ा फ्री का टाइम चाहिए ना। वो थोड़ी ना कोई रोबोट है जो 24 घंटे बस काम ही करती बैठेगी। और मैंने जो भी बोला या किया है, वो सब केवल इंसानियत के नाते ही किया है, और कुछ नहीं मेरी जान। इंसानियत के जगह पर दूसरा कोई नाता जोड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा हाफ मर्डर कर दूंगी। हे भगवान, तुम भी ना अचल, सच में कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हो। दिन गुजरते जाते हैं, करीना सारे काम अच्छे से करती है, लेकिन उसकी फरमाइशें और नखरे रुकने का कोई नाम नहीं लेती। एक दोपहर, अरे करीना, जाकर कल्पेश जी की दवाइयाँ लेकर आ, उनकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। और हाँ, आते समय डेयरी से पनीर और मक्खन भी लेकर आना। ठीक है चाया काकी। लाओ, चाबी दो मुझे गाड़ी की। क्या? गाड़ी की चाबी? लेकिन वो तुझे क्यों चाहिए? अब बाहर जाना है तो गाड़ी की चाबी तो लगेगी ही ना। इतनी तड़कती भड़कती धूप में मैं पैदल थोड़ी ना जाऊंगी बाहर। मेरी गोरी गोरी स्किन खाली पॉकेट में टैन हो जाएगी ना। और तो और, मेरे तो पैर भी दर्द करेंगे, और अगर पैर दर्द करेंगे तो फिर मैं घर के काम कैसे कर पाऊंगी? ये भगवान, ना जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी है। और नहीं तो क्या, अरे इतने तेवर और नखरे तो हमारी बहू भी नहीं करती जितना कि यह करीना करती है।
लाओ छाया, पर्ची दो मुझे, मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहां पर आंचल आती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा जी, मैं हूं ना, मैं लाती हूँ। इस करीना को तो बस महारानी की तरह ही रहने आता है और ये सब पुष्कर की ही गलती है। उसी ने इसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। फिर एक दोपहर जब आंचल और छाया दोनों बाहर गए होते हैं, तभी घर में कल्पेश सो रहा होता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। और जब वो अपने कमरे के बाहर आता है, तब उसे पुष्कर के कमरे में से उसकी और करीना की हंसने की आवाजें आने लगती है। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहकर बहुत खुश हूँ। किसी को पता ही नहीं चला कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और मैं यही चाहती थी कि मैं हर वक्त बस तुम्हारे ही साथ रहूं और मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, बस ऐसे ही तुम्हारे पास रहकर खुश रहना है। हाँ करीना माय लव, मैं भी बहुत खुश हूँ। बस तुम्हें इतना काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन नौकरानी बनना तो तुम्हारी ही चॉइस थी। क्या तुम भी पुष्कर, तुमने तो मुझे एक हाई फाई नौकरानी बनाकर रखा है, थोड़ी ना मैं कोई खून पसीना बहा रही हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर कल्पेश सब समझ जाता है कि उनके बीच में क्या चल रहा है और वो गुस्से में उनके कमरे में जाकर उन दोनों की खूब पिटाई करता है। अरे नालायक लड़के, हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं क्या? क्या कर दिया तूने ये सब? शादीशुदा होने के बावजूद भी तू अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेकर आया है। छी, लानत है तुझ पर पुष्कर। माफ कर दो पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल जी, इसमें पुष्कर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए मैंने ही इसे बोला था, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके, एक ही छत के नीचे। चुप रहो तुम करीना। अरे तुम दोनों ने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और पुष्कर तू, अगर तेरी बीवी और माँ को ये सब पता चलेगा, तब वो दोनों कितनी टूट जाएगी, इसका कोई अंदाजा भी है क्या तुझे? बेशरम कहीं के। पापा, सॉरी पापा, पर आप प्लीज उन दोनों को ये सब मत बताना। प्लीज पापा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस पुष्कर, ये सब नाटक मत कर। अब तुझे चुनना होगा, परिवार या गर्लफ्रेंड। अगर तुझे इस करीना के साथ रहना है, तो अपने परिवार को भूलना होगा, और अगर हमारे साथ रहना है, तो इस करीना को भूलना होगा। बता जल्दी। कल्पेश की बातें सुनकर पुष्कर सोच में पड़ जाता है। पापा, मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा पापा। और करीना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते पुष्कर। मेरा क्या होगा फिर? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? रह पाओगी करीना। एक ना एक दिन तो हमारा ये सच सबके सामने आने ही वाला था। सच को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन सबके सामने आकर ही रहता है। पर हम जो भी कर रहे हैं, वो बहुत गलत है करीना। करीना पुष्कर की बात समझ जाती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। वही कल्पेश पुष्कर को माफ ना करते हुए उसे सुधरने का एक मौका जरूर देते हैं। फिर बाद में जब आंचल और छाया घर लौटती है, तब करीना को ना देखकर आंचल उससे पूछती है, क्या हुआ पापा जी? कहाँ गई हमारी चमक छल्लो? अरे बहू, उसके गांव में किसी की मौत हो गई है, इसीलिए उसे जल्दबाजी में जाना पड़ा। हाँ चल, अब वो सब छोड़ो ना, हम तुम दोनों के लिए कोई और नौकरानी देखेंगे। हाँ चलो, अच्छा है, भला टली। फिर उस दिन के बाद से पुष्कर अपनी बीवी के साथ शांति से रहने लगता है और वो करीना को भी भूल जाता है।